नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान में रहबर के नेतृत्व में तालिबान की सरकार बननी है। रहबर कोई नाम नहीं, बल्कि रहबर उस प्रमुख को कहते हैं जो ईरानी मॉडल पर अफगानिस्तान का शासक होगा और उसके जिम्मे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और न्याय के सारे विभाग होंगे और रहबर के ही नेतृत्व में वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य काम करेंगे और इन सब की नियुक्ति हो चुकी है और बाकायदा तालिबान का एक मंत्रिमंडल पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अस्तित्व में आना था, लेकिन उसमें देरी हो रही है। बड़ा कारण है कि आखिर क्यों। और दूसरी बात है कि सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले, वैसे तो शपथ ग्रहण क्या होना है, जिस राजनीतिक दल का कोई अभी वजूद ही नहीं है, कोई एक राजनीतिक प्रणाली ही नहीं है, वहां शपथ ग्रहण किस बात का और किस तरह से होगा ये कंफर्म नहीं है, ये क्लियर नहीं है। बावजूद इसके वहां पर सरकार का वजूद है और वो सरकार रहबर के नेतृत्व में होगा। रहबर कौन? अखुंज़ादा, तालिबान का ये नेता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और हर एक मुद्दे पर जो अपना एक विजन प्रस्तुत करेगा, उसी के आधार पर तालिबान शासन करेगा। लेकिन ये सब कुछ तय होने के बाद तालिबान सरकार वजूद में नहीं आ पाई आधिकारिक रूप से। मान्यताओं का दौर तो बाद में चलेगा, लेकिन जिस सरकार का वजूद पिछले शुक्रवार को ही होना था, अस्तित्व में आना था, वो सरकार बनी और सरकार बनने के पहले पाकिस्तान के सर्वे सर्वा ISI के शेख हामिद वहां पर पहुंचते हैं और शेख हामिद की कोशिशें क्या होती हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि उनको आधिकारिक तौर पर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, जबकि सच्चाई कुछ और है। और तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो इसी से तय होता है कि आखिर में शपथ ग्रहण के पहले वहां पर ISI प्रमुख क्यों गए। और यही चिंता भारत को होनी चाहिए कि ISI प्रमुख शेख हामिद ठीक पहले वहां पर शपथ लेना, जिन जिन मंत्रियों को शपथ लेना था, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना था, प्रधानमंत्री बनना था, उससे अभी ISI प्रमुख की बातचीत होनी है और उस बातचीत में यह तय होना है कि तालिबान की जो सरकार वजूद में आएगी, अस्तित्व में आएगी, वो सरकार, उसका कार्यकलाप और उसके आगे के पूरी रणनीति क्या होनी है, यह तय करेगा अब पाकिस्तान। और यही अंदेशा एवी स्टार न्यूज के माध्यम से मैं बराबर ये बात कहता रहा कि जिस वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर हम चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमको ज्यादा तेजी दिखानी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 15,000 लड़ाकों के दम पर, उनकी ताकत पर आज तालिबान काबुल पर काबिज हुआ है, उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है। और यह बात तय हो जाती है क्योंकि ISI प्रमुख जो करता धरता है इस पूरे मामले का, इस पूरे रणनीति का बनाने वाला, वो सरकार बनने के ठीक पहले काबुल पहुंचता है। बड़ा सवाल है अमेरिका का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या नाटो सदस्यों का या किसी अन्य और खाड़ी देश के या UAE का कोई राजदूत वहां पर क्यों नहीं पहुंचा, वहां पर उसका खुफिया प्रमुख क्यों नहीं पहुंचा, पाकिस्तान के ही खुफिया प्रमुख को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ क्यों बुलाया गया है। और यही कारण है कि मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं कि तालिबान में जो कुछ भी कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, पूरी एकता है, तालिबान के कम से कम 10 ऐसे टुकड़े हैं, ऐसे खित्ते हैं उनके जो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर इस्लामिक कानून, शरिया कानून, इस्लामिक तौर तरीका और इस्लामिक तौर तरीके से अमीराट्स की स्थापना जो उद्देश्य लेकर के वो चले हैं, बस यही एक ऐसा भाव होता है जहां आप करके सारे लोग एक हो जाते हैं। लेकिन जब सत्ता का बंटवारा होना है और पावर की शेयरिंग होनी है, उस स्थिति में उन सारे सरदारों का, प्रमुखों का विरोध और उनका अपना ईगो, उनका अपना अहंकार सामने आ जाता है और ठीक
सरकार के गठन के पहले यही स्थिति पैदा हुई, लगभग 48 घंटे पहले, अर्थात शुक्रवार की सुबह से। और उस समय जो आईएसआई पूरी गतिविधि पर नियंत्रण रख रही थी, उसने एक मिनट्स तैयार किया जिसके मुताबिक अगर सिर्फ तालिबान के अपने रणनीति के हिसाब से अगर सरकार का गठन हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इसमें आंतरिक विद्रोह हो जाएगा। और उस आंतरिक विद्रोह का फायदा रेजिस्टेंस फोर्सेस जो पंजशीर वैली में सक्रिय हैं वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगी। और अगर ऐसा होगा तो अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध होगा उसमें तालिबान की भद्द तो पिटेगी ही पिटेगी, पाकिस्तान की स्थिति भी कमजोर होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मानता है कि अब तालिबान के बदौलत वो अफगानिस्तान में उन सारे गुटों को, उन सारे आतंकी गुटों को अपने हिसाब से सक्रिय करेगा जिसमें भारत का नुकसान हो। और यही कारण था कि आईएसआई प्रमुख शेख वहां पर पहुंचे हैं और बाकायदा वो दो गुट जिसमें हक्कानी और अहमद शाह मसूद के बेटे, उनका भी अपना जिक्र है, और साथ ही साथ मुल्ला उमर के बेटे याकूब। हम आपको बता दें कि मुल्ला उमर ये वो शख्स है जिसने तालिबान की स्थापना की थी, और 1996 से 2002 का जो दौर था उसमें मुल्ला उमर की जो भूमिका थी वो एक रहबर की भूमिका थी। मैं बार बार अपने इस पूरे विश्लेषण में रहबर शब्द का जिक्र कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सरकार का जो गठन का तौर तरीका है वो ईरान के मॉडल पर हो रहा है। बड़ा सवाल है कि ईरान एक शिया कंट्री है और सुन्नियों के इस बहुतायत संख्या में ईरान का मॉडल क्यों लिया जा रहा है? उसका कारण यही है कि अगर ईरान के मॉडल में जिस रहबर का उल्लेख है, अर्थात वो आयतुल्लाह खमैनी जो प्रमुख रूप से एक धार्मिक नेता माने जाते हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ वो आर्थिक, सामाजिक और अन्य उन सब गतिविधियों पर और खास करके न्याय पर पूरा नियंत्रण उसी रहबर का होता है। और रहबर की भूमिका एक अमीर जो किसी भी देश का होता है, जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म थॉट प्रोसेस में जो राजनीतिकरण का जो एक तौर तरीका है, उसमें अमीर की भूमिका प्रमुख होती है। और शायद अखुनजादा को ये स्थिति देने की और इसके साथ ही साथ बारादर को एक मजबूत प्रधान के तौर पर नियुक्त करने की, साथ ही साथ स्टेन कज़ई को विदेश मंत्रालय का प्रभार देने की एक भूमिका बन चुकी थी। इसके साथ ही साथ कुछ और लोग हैं जो पूरे अफगानिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में माने जाते हैं, लेकिन क्या उनको तालिबान के प्रथम सरकार के गठन में जगह मिल पाएगी? एक बड़ा सवाल है। जैसे हामिद करजई जो पूरे अफगान नेशनलिज्म के एक मानक माने जाते हैं, लेकिन हामिद करजई के साथ साथ अब्दुल्ला जो विदेश मंत्रालय का काम संभालते रहे हैं पिछले 20 वर्षों में, जब भी सरकार का गठन हुआ, तो क्या अब्दुल्ला को भी सरकार में जगह मिलेगी? ये भी एक सवाल है। और जब मिली जुली सरकार के गठन की कोई प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और तालिबान इस तरफ प्रयास कर रहा था, तो वहां पर आपस में हक्कानी गुट और मुल्ला उमर के बेटे का गुट अर्थात याकूब का गुट पावर शेयरिंग को लेकर के संघर्ष में आया। और ये आंतरिक मतभेद कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बड़े संघर्ष का रूप देते हुए दिखाई पड़े, और इसलिए ये सारी रणनीति बनाई गई कि पाकिस्तान के आईएसआई के प्रमुख को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां जाना पड़ा और इन सारे लूपहोल्स को ठीक करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। ये बड़ा सवाल है कि जिस जिम्मेदारी के साथ वो काबुल भेजे गए हैं, क्या उनकी बात मानी जाएगी और क्या तालिबान के आंतरिक अंतर कलह, अंतर विरोध को वो समाप्त कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि वैश्विक बिरादरी जिस तालिबान को एक उदारवादी राजनीतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करने की कवायद में लगी हुई है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, शायद पाकिस्तान के आईएसआई की भूमिका को देखते हुए अब उन्हें भी कई बार सोचना होगा। हालांकि बहुत से लोग या विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि अमेरिका ने पावर शेयरिंग का जो फंडामेंटल स्थिति को जो क्रिएट किया, उसमें सीधे सीधे तालिबान की भूमिका के साथ साथ एक राष्ट्र के अन्य गुटों की सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन यह बात तय नहीं हो पाई, क्योंकि आईएसआई नहीं चाहता था कि जिस तरीके से पहले ही दौर में
एक मिलीजुली सरकार बन जाए, क्योंकि मिलीजुली सरकार अगर बनेगी तो वो अफगानिस्तान के लोगों की और अफगानिस्तान नेशनलिज्म का जो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है उसको वो पूरा करेगा। और इस बात को पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान वर्सेस अन्य गुटों का विद्रोह प्रभावी रहे, जिससे तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठनों के लिए किया जाए जो आने वाले समय में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के कारण पैन इस्लामिक थॉट प्रोसेस के तहत भारत जैसे देश के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। और याद करिए कि ठीक सरकार के गठन के पहले दोहा से शाहीन सुहेल, जो वहां के प्रवक्ता हैं तालिबान के और बहुत ही उदारवादी चेहरा प्रस्तुत करने की तालिबान की कोशिश वो कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही और वो ये कि कश्मीर पर बोलने का तालिबान को नैतिक अधिकार है, क्योंकि अगर भारत अपेक्षा करता है कि अफगानिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, खास करके हिंदू बिरादरी है, सिख हैं या अन्य बिरादरी के लोग, अगर उनके सुरक्षा की मांग भारत करता है तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कश्मीर जैसे क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों के संदर्भ में सवाल उठा सकती है। बड़ा सवाल है कि क्या भारत के कश्मीर के मुसलमान या भारत के मुसलमानों का रहनुमा तालिबान अपने को मानता है? मानता हो या ना हो, सवाल तो यही है कि जिस पैन इस्लामिक सोच के तहत यह सारी बात की जा रही है उसके पीछे भी आईएसआई की भूमिका है। और आज भी तालिबान के जो प्रवक्ता जितने बड़ी बातें कर रहे हैं और जितना अपने संगठन का छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो कूटनीतिक छौका है वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई लगा रहा है। और इन परिस्थितियों में भारत के लिए चौकस रहना, सावधान रहना और भी जरूरी हो जाता है, जो कि भारत है। और इन्हीं संदर्भों में अगर देखा जाए तो आने वाले 2-3 दिन भी ये सरकार का गठन का काम जो तालिबान के द्वारा पूरा किया जाना था वो अभी नहीं हो पाया। लेकिन इसके पहले एक राष्ट्रीय सरकार की भूमिका में न आने के बावजूद वहां पर जिस तरीके से सैनिकों का परेड कराया गया, जिस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन किया गया, उसके पीछे भी आईएसआई की रणनीति है। क्योंकि आईएसआई यह दिखाना चाहती है कि पंजशीर वैली में जितने भी विरोधी गुट के लोग हैं वो तालिबान के सामने हार चुके हैं और इसको एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई में कन्वर्ट करने की भूमिका भी आईएसआई निभा रहा है। इसीलिए समय समय पर पंजशीर के सभी कमांडरों को या तो भाग जाने या मारे जाने की बात तालिबान की तरफ से की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि तालिबान के 700 से अधिक लड़ाके मारे जा चुके हैं और 600 से अधिक लड़ाके इस समय रेजिस्टेंस फोर्स कमांडर्स के अधीन आए हैं और उनके हथियार भी बाकायदा जब्त कर लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं। तो एक ऐसा मुद्दा जहां पर 1300 से अधिक, लगभग 1500 के करीब तालिबान लड़ाके पंजशीर में एंट्री के पहले ही मारे जा चुके हैं या गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इसके बावजूद भी पंजशीर पर हमला किए जाने और पंजशीर पर जीत की बात तालिबान की तरफ से की जा रही है। और उसके लिए सरकार के गठन के पहले बाकायदा फायरिंग की गई, जिसमें 17 से अधिक और कुछ खबरों के मुताबिक 40 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और यह भी भूमिका और यह भी रणनीति उस तालिबान के लिए आईएसआई की ही थी, जिसको दिखाना है कि अफगानिस्तान के सिर्फ 68% भागों में नहीं बल्कि 100% भागों में इस समय सिर्फ और सिर्फ तालिबान का कब्जा है। और उस तालिबान का कब्जा जो फिलहाल अपना रहबर या तो चीन को मानता है या तो पाकिस्तान को मानता है। और उस स्थिति में जो वैक्यूम बनता है उसकी भरपाई के लिए भारत की क्या कूटनीतिक पहल होनी चाहिए या प्रयास होना चाहिए, यह देखना होगा। और पूरा वैश्विक समाज जो तालिबान को फिलहाल यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उदारवादी संगठन है और उसको दुनिया के सभी देशों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अफगानियों की सुरक्षा और मानवाधिकारों का प्रश्न है। बड़ा सवाल है कि जब किसी एक ऐसे अघोषित युद्ध में कथित विजय पर जश्न मनाने के दौरान 40 से अधिक लोग मारे जाते हैं, तब मानवाधिकार का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता तालिबान के सामने? क्योंकि तालिबान अब वही कर रहा है जो वो चाह रहा है और वो वही चाह रहा है जो पाकिस्तान
और चीन का इशारा हो रहा है। और चीन ने बाकायदा संकेत कर दिया है कि अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनके सड़कों के विकास और अन्य स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स के जितने भी निर्माणाधीन कोई भी इमारत है या कोई सड़क है या कुछ अन्य चीज, उसके निर्माण में चाइना अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और उसकी एवज में उस 200 अरब डॉलर के खनिज संपदा पर अपनी निगाह लगाए रखेगा और वहां से उसका दोहन करेगा। इसका भी फायदा, उसकी भी रॉयल्टी अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। और इन परिस्थितियों में जब अफगानिस्तान के दोहन के लिए एक तरफ चीन तैयार हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के पौध को तैयार करने में कर रहा हो, ऐसे में तालिबान से आप अपेक्षा कर ही क्या सकते हैं। बहरहाल ये तो सूरत हाल है जहां पर पंजशीर वैली के कब्जे को लेकर के तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्सेस में संघर्ष चल रहा है और साथ ही साथ जिस सरकार के गठन की घोषणा शुक्रवार के जुमे की नमाज के बाद की जानी थी, उसमें न सिर्फ देरी हो रही है बल्कि यह कहा जा रहा है कि वो अनिश्चित काल के लिए टल सकता है, क्योंकि वहां पर बड़े गुटों के आपसी संघर्ष और कमांडर्स के आपसी संघर्ष के कारण लड़ाके आपस में लड़ सकते हैं। और अगर ये स्थिति बनी तो तालिबान की ये आपस की लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो सकती है और उसका भी नुकसान अफगानिस्तान की जनता को होगा। सरकार बनेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वो बननी ही है, क्योंकि वैश्विक बिरादरी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की कोशिश है कि बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से एक सरकार का गठन हो और उसको वैश्विक बिरादरी मान्यता दे। लेकिन उसके पहले तालिबान का जो खेल पाकिस्तान के द्वारा खेला जा रहा है, उसका सच हमने बताने की कोशिश की। तो ये थी तालिबान के सरकार के गठन से पहले की वो भूमिका जो आईएसआई ने निभाई और आईएसआई की भूमिका का क्या नुकसान और फायदा हो सकता है वैश्विक बिरादरी को, उस संदर्भ में हमने चर्चा की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।